अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तौहीद है एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी थी हैवल की, उसके कमेंट्स में लोग आके मुझे पूछ रहे थे कि भाई आपने अगर अब 10,000 किलोमीटर चला लिया है, तो आप इसका यूज़र एक्सपीरियंस बताओ कि कैसा लगा आपको 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद? आपकी क्या-क्या आपने इसके प्रोस देखे, कॉन्स देखे? उसके अलावा आप अपना बताओ कि आप अगर किसी को रिकमेंड करना चाहो, करो या ना करो। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाएँ, काफ़ी भाई थे जो मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस भी कर रहे थे कि भाई इसकी एक स्पेशल वीडियो बनाओ कि 10,000 किलोमीटर चल गई है, तो गाड़ी का कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो इस वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कि मैंने ये गाड़ी बाय की थी जून 2025 में। तो ये पिछले 7-8 माह जो बनते हैं या 6-7 माह, उसके अंदर हमें कैसा एक्सपीरियंस रहा, हमने इसको लॉन्ग पे भी लेके गए, इन सिटी भी हमारी काफ़ी अच्छी इसकी यूसेज थी, उसके अलावा थोड़ा बहुत रफ भी चलाई है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे कि ये 10,000 किलोमीटर में हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। सबसे पहली जो चीज़ है वो है मेरी ओवरऑल जो मेरा रिव्यू है कि मेरी फ़ील क्या है 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद। 10,000 पिछले 10,000 जो किलोमीटर चले हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 12,000 चल गई होगी। उसके अंदर कम्फ़र्ट इसका बेहतरीन था, फ्यूल एवरेज ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, वो अगले पॉइंट्स में मैं उसको डिस्कस करूँगा। उसके अलावा गाड़ी की मेंटेनेंस कोई ऐसा चाहिए नहीं, फ्यूल चेंज था, मैं फ़िल्टर 10,000 पे गया था चेंज करवाने जब ऑयल चेंज था, तो उन्होंने कहा कि ज़रूरत नहीं है, उसी को ही हवा लगा के मार के तो उसको अंदर दोबारा लगा दिया। उसके अलावा गाड़ी की प्रीमियम क्वालिटी क्वालिटी इस सेंस में कि गाड़ी कब ईवी से इंजन पे शिफ्ट हो रही है, फ़ील ही नहीं होता आपको। और स्टार्टिंग में जब आप कभी आ रहे हो ईवी पे या एचईवी पे आ रहे हो, तो आपको शायद फ़ील हो थोड़ा बहुत कि हाँ, गाड़ी जा रही है, लेकिन उसके बाद आप इतने यूज़्ड टू हो जाते हो कि आपको फ़ील ही नहीं आ रही होती कि गाड़ी कब ईवी से इंजन पे आ रही है। मेरी फ़ील तो यही है कि मुझे तो इस गाड़ी ने इम्प्रेस किया है, वही प्रीमियम क्वालिटी इसकी रही है ड्राइव में भी और सब चीज़ों में। हाँ, कुछ मसले हैं जो मैं वीडियो के एंड पे आपके साथ डिस्कस करूँगा, अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो तो उनको एक दफ़ा देख लेना। दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे से लोग बार-बार एक ही सवाल पूछ रहे थे इनबॉक्स में, कमेंट्स में कि भई आपको फ्यूल एवरेज क्या दे रही है? जब आप गाड़ी लेते हो तो कंपनी आपको क्लेम करती है कि आप इसको 8 से 10,000 किलोमीटर चला लो, उसके बाद जो है इसकी एवरेज बेहतर हो जाएगी और मेरे साथ भी सेम यही हुआ। जब मैंने गाड़ी खरीदी थी, तो ये स्टार्टिंग में मुझे इन सिटी देती थी 15-16 मैक्सिमम, मतलब कि मैं आराम से चला रहा हूँ, और लॉन्ग पे जाके देती थी 12-13, हाईएस्ट ये थी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने जैसे ही 8,000 किलोमीटर क्रॉस किया, तो ये गाड़ी मुझे इन सिटी देती है तकरीबन 21-22 की एवरेज। और अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ, तो लॉन्ग में इसमें ये चली जाती है 17-18। वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप गाड़ी को थोड़ा-सा रफ़ भी चलाते हो, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ है कि आपको इतनी बड़ी गाड़ी, और एचईवी है, जबकि ये वो भी नहीं है, पीएचईवी भी नहीं है, एचईवी गाड़ी है, और इतनी अच्छी आपको 21-22 की एवरेज इन सिटी दे रही है। और अगर रश की बात करूँ, रश में इसकी एवरेज और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और सबसे इम्प्रेसिव चीज़ यही है कि आपको फ़ील ही नहीं होता कि कब ये ईवी पे जा रही है और कब ये इंजन पे आ रही है। तो मेरे लिए तो ये बहुत इम्प्रेसिव चीज़ थी कि ये गाड़ी मैंने शहर में यूज़ करनी है, ऑफ़िस, घर या कहीं बाहर जाना है फैमिली वगैरह के साथ, तो मुझे इसकी बहुत अच्छी एवरेज मिल रही है। अच्छा, थर्ड और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो थी इसका हाइब्रिड सिस्टम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की मार्केट में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की इनोवेशन हो रही है, नई से नई गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो लोग इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लोग इतना यकीन नहीं कर रहे कि किस पे जाएँ, किस पे ना जाएँ, किस मॉडल पे ट्रस्ट करें, किस ब्रांड पे ट्रस्ट करें, क्योंकि स्पोर्टिज भी आ गई हुई है, टुक्सॉन भी आ गई हुई है, और भी आपके पास इलेंट्रा है, अगर आप सेडान में चले जाएँ हाइब्रिड में, तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कैसी है? मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, मुझे तो इसने इम्प्रेस किया, लेकिन अब ये 10,000 किलोमीटर हैं। आगे चलेंगे, आगे मैं वीडियो बनाऊँगा 20,000 की भी या 25,000 की, जैसे लोग कमेंट्स में, इनबॉक्स में आके मुझे बताएँगे कि इसकी वीडियो बनाएँ, तो मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम इसका आउट क्लास है, लिथियम की बैटरीज़ हैं, और गाड़ी जो-सा है ग्लाइड करती है। आपको फ़ील ही नहीं होता कि आप जो-सा है ना कि पेट्रोल इंजन पे बैठे हो। आपको नेक्स्ट लेवल मज़ा आ रहा होता है गाड़ी को ड्राइव करने का। और दूसरा जो इसका साउंड होता है जब वो बैटरीज़ पे चल रहा होता है, कभी आप चलाएँ हाइब्रिड सिस्टम या हाइब्रिड गाड़ी, तो आपको मज़ा आएगा कि वूँ जी, इस तरह का साउंड होता है, तो मज़ा आता है गाड़ी चलाने का। तो इसकी हाइब्रिड सिस्टम तो बहुत अच्छा है। तो मैं बाकियों का भी नहीं कह सकता, बाकियों का हम रिव्यू करेंगे उसका स्पोर्टेज वगैरह का, या जिनके पास वो गाड़ी है उनसे उनका यूज़र एक्सपीरियंस लेंगे कि उनको कैसा लगता है।
अगली चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसके इंटीरियर की और कंफर्ट की। 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी कसम से मुझे अभी भी गाड़ी में से वही खुशबू आती है जो नई गाड़ी में से आती है। जो लोगों के लेदर की और इंटीरियर की एक वो खुशबू होती है ना, नई नई गाड़ियों में से आती है, अभी तक वो आती है। किसी चीज़ को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, सेम है, मतलब कि कोई डलनेस नहीं आई लेदर में, ना बटन वगैरह को बार बार यूज़ करने की वजह से उनमें कोई इम्पैक्ट हुआ। उसके अलावा जो सा है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी बेहतरीन है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है आपको समझने के लिए। मैंने इसकी एक कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बनाई हुई है इंफोटेनमेंट की, आप उसको मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक भी नीचे ऐड कर दूंगा कि जिन लोगों को इसकी इंफोटेनमेंट की समझ नहीं आ रही, तो मैंने वो वीडियो बना के अपलोड की है, तो वो आप लोग देखें, उसको समझें। फिर भी अगर समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट्स में बता दें, नहीं तो मेरी इंस्टाग्राम का लिंक नीचे अटैच है, वहाँ पर मुझे आके मैसेज कर दें, तो मैं आपको उस पर रिस्पॉन्ड कर दूँगा। और कंफर्ट इंटीरियर, इसकी जो सस्पेंशन की भी बात करूं वो भी बिल्कुल बेहतरीन है। कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ा कि 10,000 चल गई है तो हार्ड हो जाए या सॉफ्ट हो जाए, कुछ भी नहीं है। सब बेस्ट जा रहा है अभी फ़िलहाल। आगे का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक 10,000 के तक तो ये बेहतरीन जा रही है गाड़ी। अगली चीज़ है इसकी मेंटेनेंस और सर्विस। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसका पहला ऑयल चेंज करवाया था 5000 पे। तो उस पे मेरा सिर्फ ऑयल चेंज हुआ था और कोई फ़िल्टर्स वगैरह चेंज नहीं हुए थे। ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ था और ऑयल चेंज हुआ था। उसके अलावा एयर फ़िल्टर दोनों नहीं चेंज हुए थे, ना एसी का ना दूसरा। फिर उसके बाद मैंने पिछले दिनों लास्ट वीक या उससे पिछले वीक जो सा है करवाया था 10,000 पे चेंज। अब मेरी गाड़ी चल गई है 12,000। तो 10,000 पे जब मैंने वो चेंज करवाया तो उसमें भी मेरा ऑयल चेंज हुआ और ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ। मेरे दोनों फ़िल्टर्स चेंज नहीं हुए, वो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने वैसे ही हवा वगैरह मार के तो उसको चेंज कर दिया। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप इस तरह की गाड़ी लेते हैं तो इसका काम इसकी डीलरशिप से करवाएं। लोकल मैकेनिक्स के पास नहीं जाएं, वो गाड़ी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। और जो डीलरशिप वाले गाड़ी को जिस तरह देखते हैं, उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट रिसोर्सेज उनके पास काम कर रहे हैं, जो आपको जो सा है अच्छी तरह फैसिलिटेट करते हैं। गाड़ी की उनको नॉलेज होती है, प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे जो दूसरे लोकल मैकेनिक हैं उनको नहीं पता होता, वो जुगाड़ू काम कर देते हैं और गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो मेंटेनेंस में अभी तक इतनी कोई कॉस्ट नहीं आई। और जो मुझे इशू आया भी था, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो मेरी पीछे डिक्की का बटन अंदर चला गया था। मैं जब हुंचा किया तो वहाँ पे किसी बच्चे ने शरारत की, पता नहीं क्या किया, उसने अंदर बटन को घुसा दिया। तो वो इन्होंने मेरे से कोई कॉस्ट नहीं ली थी, तो वो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट ही उन्होंने कर दिया था। तो ये इसकी मेंटेनेंस की है अभी तक मेरे पास रिपोर्ट। तो आगे जो होता है तो वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। हमारे पास अब 6 पॉइंट आ जाता है, तो वो है इसका परफॉर्मेंस और ड्राइव फील। तो भाई इस 10,000 चलाने के बाद भी मुझे, बल्कि अब ज़्यादा जिस तरह मैं ज़्यादा गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो मुझे इसकी ड्राइव करने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्योंकि जब नई नई आप लेते हो तो आप ज़रा चीज़ों को आपको पता नहीं होता। और मेरी ये पहली हाइब्रिड गाड़ी थी, तो मुझे आइडिया नहीं था इतना एज सच कि इसकी कैसी होगी परफॉर्मेंस और फ्यूल एवरेज वगैरह और ये सब चीज़ें। इससे पहले मेरे पास एमजी थी, तो वो टोटली पेट्रोल थी, तो उसकी भी अच्छी थी परफॉर्मेंस, लेकिन इसने तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। इसमें आपने ओवरटेक करना है किसी को तो बिल्कुल हेजिटेट किए बगैर ओवरटेक करो। ये कहते हैं ना, थल्ले निकल दी है गड्डी। तो नीचे से आपने खाली इसके एक्सेलरेटर को हल्का सा पुश देना है, तो बस अगला काम गाड़ी का है। तो गाड़ी खुद ही जोन सा है ना, आपको मज़ा करा देती है। और दूसरी चीज़ इसकी जोन सी है कि आपने इस गाड़ी को कोशिश करना है खड्डों वगैरह से, इन सब चीज़ों से बचाओ। क्योंकि मैं भी इन चीज़ों को लेकर चलता हूँ, जैसे सस्पेंशन आपकी ठीक रहती है और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी ठीक रहती है। और हमारे पाकिस्तान में जिस तरह की रोड है, तो कोशिश यही किया करें कि गंदी रोड के ऊपर किसी के साथ रेसिंग वगैरह ना करें या गाड़ी ना भगाएं। गाड़ी को स्मूथ चलाएंगे तो गाड़ी स्मूथ रहेगी। अगर आप गाड़ी के साथ कोई कुछ करेंगे, बदतमीजियाँ करेंगे, उसको गंदी रोड पर जाके रेसें लगाएंगे, तो फिर आप किसी को नहीं कह सकते कि आपकी गाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रही, मज़ा नहीं आ रहा। अब इसके हम अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है इसकी रीसेल और मार्केट की। भाई देखो, आपके ना मुल्क में काफ़ी सालों से दो माफिया चलते आ रहे थे, जिसके अंदर एक टोयोटा था, एक होंडा था। उनकी जगह ख़त्म करके इस ब्रांड ने अपनी मार्केट बनाई है। एक टाइम पे हमें करोला की और सिविक की बुकिंग करवा के 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 महीने जो सा है गाड़ी का वेट करना पड़ता था। तो अब ये सेम सिनेरियो हैवल के साथ है। तो यही चीज़ आपको जवाब दे देती है कि इसकी रीसेल कैसी होगी और मार्केट वैल्यू कैसी होगी। अभी भी इस गाड़ी पे अगर आपने इंस्टेंट लेना है किसी से, तो आप ऑन पे बाय करें, नहीं तो मिनिमम 4 मंथ की वेटिंग है।
कि 4 महीने बाद जाके आपको गाड़ी डिलीवर होगी। तो इसकी मार्केट वैल्यू है और रीसेल भी है। आगे जो सा है जाया जाए इसके कि 3 साल बाद 4 साल बाद की प्रेडिक्शन क्या होगी, मेरा ख्याल यही है कि मार्केट वैल्यू रहेगी। क्योंकि मैंने बाकी गाड़ियों के भी उसके रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं, स्पोर्टिज के, टूसॉन का। तो हाँ, आजकल एक और इशू भी आ रहा है इसका हाइब्रिड का, कि इसके इंजन में आग लग जाती है। 2-3 केसेस मेरे सामने आए हैं कि इसके जो इंजन है हाइब्रिड मॉडल का, तो इसमें आग लग रही है। तो वो ज़रा एक दफ़ा देख के लीजिएगा कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए टूसॉन। और स्पोर्टिज का अभी तक ऐसा सच नहीं आया। स्पोर्टिज का भी हम रिव्यू करेंगे, उसकी भी शेप प्यारी है, लेकिन उसकी रीसेल नहीं है। वो दोनों गाड़ियाँ जो सी हैं, कह रहे हैं कि वैल्यू टू मनी नहीं लगती, क्योंकि उनका एक तो साइज़ छोटा है और दूसरा वो इससे भी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चीज़ है आपका, अब तो चैट जीपीटी या एआई मॉडल्स हैं, उनसे आप पूरा एक दफ़ा सब गाड़ियों का रिव्यू देख के रिसर्च करके तो फिर कोई स्टेप लें कि आपको गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अगर मैं बताऊँ, मैंने दोबारा अगर ये ना ली हो तो कोई और गाड़ी लेनी हो तो मैं इसी की PHEV ले लूँगा। 10 लाख महंगी है, लेकिन ये रिलायबल ब्रांड बन गया हुआ है। अगर PHEV ना भी लेनी हो तो मैं HEV लूँगा, क्योंकि PHEV में थोड़ा सा ना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का होता है कि वो बहुत लंबा चला जाता है। तो HEV में फिर भी जोन सा है आप कर लेते हो। तो ये है इसका जो सा मार्केट वैल्यू, और फ्यूचर में कि इसकी रीसेल कैसी होगी। भाईजान अब आ जाते हैं अपने फाइनल और लास्ट पे, फाइनल वर्डिक्ट पे, कि हमारा क्या डिसीजन है कि मैं आपको रेकमेंड करूं या ना करूं। तो भाई मेरी तरफ से दोनों थम्स अप है अगर आपने एक गाड़ी लेनी है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई इतने इश्यूज़ नहीं आए। 2 इश्यूज़ हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन अभी तक रीसेल वाइज, कंफर्ट वाइज, उसके बाद ड्राइव वाइज, इट्स टोटली परफेक्ट फाइन। और मुझे अंदर से अच्छी खासी स्पेसियस है, इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका अच्छा है, एसी बेहतरीन काम करता है, इसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं जो अभी तक काफ़ी गाड़ियों में नहीं आए इस प्राइस रेंज के अंदर। तो अगर मेरे पास 1.25 करोड़ है, 1 करोड़ 25-20 लाख रुपया है, तो मैं HEV लूँगा। मुझे ये सूट कर रही है, और मैं इस वक्त अगर आप पाकिस्तान की कंडीशन देखें मार्केट की, तो उसके अंदर ये सबसे बेस्ट है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी कहूँगा कि ये फॉर्च्यूनर से ज़्यादा बेहतर गाड़ी है, क्योंकि फॉर्च्यूनर के अंदर आपने 1.5-2-2.5 करोड़ खर्च करके तो आपको अंदर इंटीरियर वही मिलता डाले वाला, या फिर उसका मिल जाएगा थोड़ा सा उन्होंने करोला का मॉडिफाई कर दिया, तो उसका क्या फ़ायदा यार, कि आपको खाली एक ऊंची गाड़ी मिल रही है जिसमें आपको उस फॉर्च्यूनर में रूफ भी नहीं मिलता। 2 करोड़ खर्च करके तो खाली सिर्फ एक वो नाम बन गया वो फॉर्च्यूनर। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगले 2 साल तक ना, 2 से 3 साल तक फॉर्च्यूनर की भी मार्केट फुल डेड हो जाएगी, क्योंकि मेरे अपने कितने जानने वाले हैं जिन्होंने फॉर्च्यूनर सेल करके तो हैवल ली है। तो मेरी तरफ से तो फुल ओके है गाड़ी। अगर कोई भी आपने कुछ इस चीज़ से रिलेटेड, कोई इशू से रिलेटेड मेरे से कुछ पूछना है, तो मेरा इंस्टाग्राम का नीचे लिंक ऐड है, तो आप मुझे डायरेक्टली आके पूछें जब मर्ज़ी, मैं फ़ौरन उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि हम इसके कुछ कॉन्स की भी बात करेंगे, कुछ नेगेटिव चीज़ों की जो मैंने फ़ील की हैं वो हो सकती हैं। वो ये है कि अभी इसकी जो है आफ्टर सेल सर्विसेज़ हैं, वो सिर्फ़ आपको वहीं से मिलेंगी जहाँ पे इनकी डीलरशिप है। आप लेट्स सपोज़ मेन सिटीज़ की बात करें, लाहौर, कराची, गुजरांवाला, मुल्तान, अगर इनकी वहाँ पे मेन डीलरशिप है, तो वहाँ से आप गाड़ी की मेंटेनेंस करवा सकते हो। अगर आप साइड एरियाज़ में रहते हो, वहाँ पे जाके गाड़ी ले जाते हो, गाड़ी में कोई भी फ़ॉल्ट आ जाता है, तो आपको उधर आना पड़ता है। और हमारे मैकेनिक नल्ले हैं। जितने भी हमारे जो देसी मैकेनिक है ना, जुगाड़ू काम करते हैं, गाड़ी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आप मेन सिटीज़ में रहते हो, फिर तो वेल एंड गुड है, लो, क्योंकि आप वहीं से मेंटेनेंस को देख सकते हो। लेकिन आप साइड एरियाज़ में लेके जाना चाह रहे हो, छोटे-मोटे एरियाज़ में, या कोई साइड गाँव वगैरह में आप रहते हो, या किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे इसकी डीलरशिप नहीं है, तो मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि ये मत लें। आप कोई ऐसी गाड़ी ले लें जिसकी डीलरशिप आपके एरिया में है, या जिसकी आप मेंटेनेंस ईज़िली वहाँ से करवा सकते हो। क्योंकि ये इसकी जो आप लोकल करवाओगे, पहले तो मैकेनिक को पता ही नहीं होगा कि क्या इश्यू आ रहा है, क्या है, लेकिन वो इसके साथ कोई ना कोई जुगाड़ लगा के ना इसका बेड़ा गर्क कर देगा गाड़ी का। तो ये इसकी एक नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि अभी इसको ये गाड़ियाँ नहीं आई हैं, इनके मैकेनिक को भी ट्रेनिंग्स की या इनको भी सीखने की ज़रूरत है, इनको कैसे डील करना है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये इसकी एक नेगेटिव चीज़ मैंने देखी थी। दूसरी मैंने देखी थी इसकी इसी की बूट स्पेस की डिक्की के अंदर जो सा है, जहाँ पे आपने टायर रखना होता है, वहाँ पे इन्होंने वो बैटरीज़ लगा दी हुई हैं। तो अगर आप कहीं पे ट्रैवल करते हो फैमिली के साथ, तो अगर आप स्पेयर टायर रखो और उसके साथ लगेज रखो, तो स्पेस बहुत कम बच जाती है। ये इसकी दूसरी नेगेटिव चीज़ थी।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कोई चीज़ अगर मैंने मिस कर दी तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, हम उसकी फ़ौरन वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। अगर कोई छोटी चीज़ हुई तो मैं कमेंट्स में ही बता दूँगा कि क्या है, और अपना ओपिनियन ज़रूर दें। आपके पास भी अगर है तो कमेंट्स में आके ज़रूर बताएँ कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा रहा, और हम आगे कौन-सी गाड़ी का जो चाहे रिव्यू करें, जो मार्केट की गाड़ी है जैसे हैवल है, अभी ये मार्केट की गाड़ी है, लोगों की बहुत डिमांड है, ये ऑन पे चल रही है। तो इसी तरह अगर कोई और ऐसी गाड़ी आप समझते हैं है तो हमें बताएँ कमेंट्स में आके, हम उसकी वीडियो ज़रूर बनाएँगे। और शॉर्ट्स में जाके हमारे फूड व्लॉग्स देखें, हम शॉर्ट फूड व्लॉग्स बनाते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, ना हम किसी से पैसे लेते हैं, ना फ्री खाते हैं। हम जाते हैं, अपना ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं कि हमें कैसा लगा। अपना ख़ास ख़्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।